अभी तक देखिए बेटा, अपन ने एक देखा था सेक्शन 2 क्लोज 7। कुछ बेसिक चीजें हैं। सेक्शन 2 क्लोज 7 के अंदर था बेटा असेसी की डेफिनेशन। असेसी का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, फाइल रिटर्न और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। मतलब जिसको टैक्स पे करना हो, जिसको रिटर्न फाइल करना हो, या इसके अंदर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह भर रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन 2 क्लोज 9। सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? एक मिनट। सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर हमने असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ा था, लेकिन इसी के साथ साथ अपन ने बेटा सेक्शन 3 भी पढ़ा था। सेक्शन 3 किसका था? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में अपन क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। और असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं बेटा? इनकम को असेस करके, कैलकुलेट करके टैक्स पे कर देते हैं। असेसमेंट ईयर जो है 12 मंथ्स का हुआ करता था। प्रीवियस ईयर जनरली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन उससे कम का भी हो सकता है। अभी हमारे लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 21-22 रहेगा। प्रीवियस ईयर 2021 रहेगा। ठीक है, ये बात अपन ने पढ़ ली थी बेटा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक बातें अपन क्लियर कर चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा सेक्शन 4। सेक्शन 4 को अपन नाम देंगे बेटा चार्जिंग सेक्शन। स्टार्टिंग की क्लास में अपन ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे। जब आप यूज टू हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ में और आपका कंटेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर अपन कंटेंट बढ़ाने लगेंगे। चार्जिंग सेक्शन बेटा इसको क्यों कहते हैं? क्या रीजन है कि इसको चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है? बेटा यही वो सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स को चार्ज करता है। यही वो सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स को चार्ज करता है, लगाता है। अब इस सेक्शन में बोला क्या गया है देखिए। द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। शॉर्ट में ये बात बोली गई है। यहां पर अब पॉइंट टू बी नोटेड, नोट वाली बात क्या है बेटा? द पर्सन हु अर्न्स इनकम। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। जो भी पर्सन इनकम कमाएगा इनकम टैक्स देना होगा। इसने ये बात बोल दी। अब बात यह है बेटा कि पर्सन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? आखिर पर्सन का मीनिंग क्या होता है सर? ये भी तो जानना जरूरी। यस बेटा, ये भी जानना जरूरी। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसके आगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन। पर्सन का मीनिंग अब हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन पर्सन होता है। एक्चुअल में होता है क्या है? हम सोचते हैं ह्यूमन बीइंग पर्सन है, बिल्कुल है। ह्यूमन बीइंग इनकम कमाते हैं, टैक्स देना पड़ता है। कोई कंपनी कमाती है तो सर उसको भी देना पड़ता होगा टैक्स। तो अब हमने यहाँ पर कंपनी भी नहीं लिखा, ह्यूमन बीइंग भी नहीं लिखा, बल्कि पर्सन लिखा। तो अब हमको जानना पड़ेगा कि आखिर पर्सन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो जो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, अगर उन्होंने इनकम कमाई तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है बेटा। तो अब हम जानने जा रहे हैं सेक्शन 2 क्लोज 31 पर्सन की डेफिनेशन। अब अपन पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं बेटा। पर्सन, देखिए बेटा पर्सन का मीनिंग क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन में कुछ पर्सनैलिटीज बता रखी। टोटल 7 पर्सनैलिटीज है। ध्यान रखेंगे एमसीक्यू में भी आ रखा है, पूछा गया है कि पर्सन की डेफिनेशन में कितनी पर्सनैलिटीज होती है। तो 7 पर्सनैलिटीज बेटा पर्सन की डेफिनेशन में होती है। सबसे पहली बात, अब वो देखेंगे कि कौन कौन सी है। देयर आर 7 पर्सनैलिटीज
in the definition of पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 पर्सनैलिटीज होती है। वेरी गुड यश। अब देखिए बेटा, पर्सन की डेफिनेशन किस टाइप की डेफिनेशन, मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन अलग अलग टाइप की होती। एक डेफिनेशन होती है बेटा इंक्लूसिव, जो शुरू होती है इट इंक्लूड से और फिर एक लिस्ट दे दी जाती है। एक होती है एक्सक्लूसिव, जो बोलती है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग बट एक्सक्लूड्स, फिर लिस्ट दे दी जाती किस किस को एक्सक्लूड किया गया है। और एक होती है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिस्क्राइब करके बता दिया जाता है कि ये चीज क्या होती है, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ी एसएससी की डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन थी। तो अब बात ये आती है बेटा, पर्सन की डेफिनेशन किस टाइप की है। तो बेटा पर्सन की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो अगर अपन इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो ये शुरू कहां से होती है, इट इंक्लूड्स से। तो पर्सन आखिर कौन कौन है, सबसे पहला पॉइंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मींस बेटा ह्यूमन बीइंग, इंसान। इंसान को पर्सन माना है, मतलब इंसान इनकम कमाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग, ये आप बेसिक चीजें जानते भी हो। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब क्या होता है बेटा एचयूएफ का, जब फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक साथ बिजनेस करते हैं, जब फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक साथ बिजनेस करते हैं बेटा, तो उस बिजनेस फॉर्म को जो है एचयूएफ बोला जाता है, उस बिजनेस फॉर्म को एचयूएफ बोला जाता है। और जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता ऑफ एचयूएफ बोलते हैं। तो एचयूएफ का मीनिंग क्या हो गया बेटा, व्हेन फैमिली मेंबर्स वर्क्स टुगेदर, works together, then such business form, then such business form is known as HUF. Then such business form is known as HUF. Is known as HUF. पॉइंट नंबर 3 जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, फर्म एलएलपी। अब ये फर्म एलएलपी क्या होते हैं बेटा, सवाल ये भी आता है, आइए जानते हैं। फर्म का मतलब बेसिक मीनिंग तो क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म आप सबने इसका नाम भी सुना होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, इनकम टैक्स के अंदर किसी फर्म को फर्म तभी माना जाएगा जब वो रजिस्टर्ड है। किसी फर्म को फर्म तभी माना जाता है जब वो रजिस्टर्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लीजिए बेटा 3-4 इंडिविजुअल लोग मिल गए, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। तो सर क्या बोला जाएगा, आगे अपन पढ़ेंगे, बीओआई बोला जाता है उन्हें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो ही उसको फर्म या पार्टनरशिप फर्म कंसिडर किया जाता है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर इनको क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि फॉर इनकम टैक्स पर्पस, पार्टनरशिप firm should be
रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो उसको अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं। दूसरा आता है बेटा एलएलपी। सर ये एलएलपी कौन सा बिजनेस है? एलएलपी की अगर फुल फॉर्म बताऊं ओनली, तो इसको बोलते हैं बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब बेटा देखिए होता क्या है, ये एलएलपी कौन सी बिजनेस फॉर्म। अगर अपन पार्टनरशिप की बात करें ना बेटा, तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कल को कोई लॉस होता है तो उनको वो पैसा अपने घर से ला करके भी लगाना पड़ेगा। ये होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर एलएलपी देखा जाए, एलएलपी एलएलपी एक नया बिजनेस फॉर्म है बेटा। एलएलपी के अंदर क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स बनते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, एक लिमिट तक रहती है। उसके बाद में वो पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो बेटा एलएलपी एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें कुछ फीचर्स तो पार्टनरशिप के हैं और कुछ फीचर्स कंपनी के हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कंपनी के अंदर भी अगर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अगर आप देखो, तो जहां तक के उनके पास शेयर्स है वहीं तक वो लाइबल है, अपने घर से थोड़ी ना पैसा ला करके देते हैं वो। तो एलएलपी एक नई बिजनेस फॉर्म है, कुछ सालों पहले ही आई है। अपन इसको क्या बोल सकते हैं? फर्म के कुछ फीचर्स प्लस कंपनी के कुछ फीचर। इन दोनों को अगर मिला दे तो ये बिजनेस फॉर्म जो है निकल करके हमारे सामने आती। तो ये होती है बेटा फर्म एंड एलएलपी। पॉइंट नंबर 4, बीओआई एंड एओपी। अब ये क्या कौन से बिजनेस होते हैं सर? ये भी हमने नहीं सुने, ये भी बताता हूं बेटा मैं। पहले बीओआई क्या होता है, बीओआई क्या होता है उसके बारे में। बीओआई की फुल फॉर्म देखी जाए तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेटा दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया उसको, तो फिर उन लोगों को क्या बोला जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो बताओ उनको क्या बोला जाएगा बेटा? बताओ। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो क्या बोला जाएगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फर्म बोला जाएगा। तो बीओआई को अगर डिफाइन करें, व्हेन टू और मोर individual works together but don't have registration, उसको बोला जाता है बीओआई। सेकंड थिंग आती है बेटा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसका मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो, पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बने बिजनेस के, वो एओपी। जैसे एक फर्म है और एक कंपनी है, एक साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? हम एओपी बोलेंगे। और समझो बात को, एक फर्म है और एक इंडिविजुअल है, इसको भी एओपी बोलेंगे।
मतलब आप इंडिविजुअल्स के कॉम्बिनेशन के अलावा जितने भी बिजनेस के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो सब एओपी होते हैं। कैसे? इंडिविजुअल्स दो ही चीज बना सकते हैं मिल करके, या तो वो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या फिर वो बीओआई बना सकते हैं। अगर इंडिविजुअल्स, दो तीन लोग इंडिविजुअल मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बना पाएंगे वो? या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बीओआई, करा लिया तो पार्टनरशिप। अब आपसे एक सवाल है मेरा बेटा, तीन इंडिविजुअल है और एक कंपनी है, ये चार एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस फॉर्म को क्या बोलेंगे बताइए? इस बिजनेस फॉर्म को क्या बोलेंगे? इस बिजनेस को क्या बोलेंगे? कैसे नेचर का बिजनेस होगा? यस बेटा, वेरी गुड, आप बात को समझ चुके हैं। इसे एओपी बोलेंगे, इसे एओपी बोलेंगे। तो मैं यहां पर एक डेफिनेशन बना के लिख रहा हूं। व्हेन टू और मोर persons works together, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स अगर एक साथ मिल जाए, पर्सन्स कौन है इस डेफिनेशन में जो आए हुए? वो सब पर्सन्स है। पॉइंट नंबर 5 बेटा, कंपनी। कंपनी की बेसिक बात आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप 11th-12th में खूब पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है वगैरह वगैरह सारी। अब कंपनी बेटा, यहां पर दो पार्ट में बांट के अपन पढ़ेंगे कंपनी को। जब भी कंपनी की बात आएगी तो एक तो अपन डोमेस्टिक या फिर इंडियन कंपनी बोलेंगे, और दूसरा फॉर्म फॉरेन कंपनी। ये दो बिजनेस फॉर्म में कंपनी को बांट दिया जाएगा। अब होगा क्या आगे, जब अपन बेटा टैक्स रेट पढ़ रहे होंगे ना, तो इन सबके लिए टैक्स की रेट्स अलग अलग है। डोमेस्टिक जो भारतीय कंपनी होती है उनके लिए टैक्स की रेट अलग है, फॉरेन के लिए अलग है। और बहुत ही जल्द अपना शायद 2-3 क्लास के बाद टैक्स कैलकुलेशन आएगा, उसमें अपन सीखेंगे इन बात। पॉइंट नंबर 6, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या बेटा? इसको भी मैं एग्जाम्पल से लिख देता हूं, समझा देता हूं। नगर निगम, अगर ये इनकम कमाते हैं इनको भी टैक्स देना पड़ता है। पंचायत, ये इनकम कमाते हैं इनका भी रिटर्न जाता है, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। ये 6 पर्सनैलिटीज हो गई बेटा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एलएलपी, एओपी बीओआई, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अब लास्ट पर्सनैलिटी जो है ना बेटा, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बताते हुए मुझे ये कहना पड़ेगा कि इनकम टैक्स ने जो है ना, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी टैक्स देना पड़ता है। सर क्या बात कर रहे हो? देखो अभी बताता हूं मैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पॉइंट नंबर 7। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को दो पार्ट में बांटा जाएगा बेटा। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को मैं बोलूंगा इसके आर्टिफिशियल पर्सन, और इसके दूसरे पार्ट को बोलूंगा जुडिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है और जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर आर्टिफिशियल पर्सन के बेटा मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो क्या क्या आएंगे? डीटीज, डीटीज मतलब सर मूर्तियां। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आएगी। कोई ट्रस्ट वगैरह होती है वो भी इसी में आएगी, एनजीओ वगैरह होते हैं वो भी इसी में आएंगे। और जुडिशियल का एग्जांपल लिखूं, अभी लिख रहे हैं फिर अपन समझेंगे। लिक्विडेटर,
का मतलब क्या है, आइए बेटा जानते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इनकम टैक्स में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, तो कैसे क्या कैसे वर्क करता है सर, ये देखिए। एक चीज बताता हूं, ये भगवान पर टैक्स क्यों लगाया गया, रीजन क्या है बेटा। ये एक टेम्पल है ना, ये एक मंदिर है, यहां पर भगवान की मूर्ति है। ठीक है, यहां पर भगवान की मूर्ति लगी हुई। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति है, मोटा सेठ। मोटा सेठ के पास में क्या है बेटा, बहुत बक्सा भर के, पेटी भर के ब्लैक मनी है। तो तुमको पता है मोटा सेठ ने क्या करा। मोटा सेठ ने एक टेम्पल बनवाया भगवान का, टेम्पल बनाया और यहां पर एक दान पात्र रखा, और रात को चुपके से गया और सारा का सारा पैसा इस दान पात्र में डाल दिया। ठीक है। सुबह क्या हुआ बेटा, सुबह इन्होंने सारे लोगों को बुला लिया, भीड़ आ गई सारी। ठीक है, सारे लोगों को बुला लिया और उनके सामने इस दान पात्र को खोला। जब इसको खोला गया तो इसमें से बहुत सारे रुपए निकले। हालांकि चढ़ाए उसी ने थे, लेकिन लोगों के सामने इसको खोला तो बहुत सारे रुपए निकले इसमें। मोटा सेठ ने बोला कि ये मंदिर मेरा तो ये पैसे भी मेरे, ये पैसे मेरे हैं, मैं ले लूंगा इसको। ठीक है, ये बात खत्म हो गई, पैसे तुम ले लो, तुम्हारा मंदिर। जब टैक्स की बारी आई तो मोटा सेठ ने बोला ये पैसे मैंने थोड़ी ना कमाए हैं, ये पैसे तो भगवान ने कमाए हैं, तो भगवान से टैक्स लो। तो इतने में परेश रावल जी आते हैं, ओ माय गॉड के, और वो बोलते हैं भगवान है कहाँ रे तू। अब ये बात बोली कि भगवान है कहाँ रे तू, वो बोलते हैं कि मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, और आप बोल रहे हो भगवान को टैक्स देना है। पीके मूवी से आ जाता है आमिर खान, वो भी यही बोल रहा है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, आप मुझे बता दो कहाँ मिलेंगे। बोले वो तो कण कण में है। लेकिन वो बोल रहे हैं ठीक है हम मानते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे भगवान से जाके टैक्स ले सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। बोला नहीं है। तो बोला गया कि ऐसे तो लोग फिर यही करेंगे, हर चीज मंदिर में ले जाएंगे रख के और फिर ले लेंगे खुद, बोलेंगे मैं संभालता हूं, इसलिए भगवान के बिहाफ पे भगवान ने मुझे संभालने की जिम्मेदारी दी है, टैक्स किससे लो, भगवान से जाके लो। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ये चीज बना दी गई। बोला अगर कोई मूर्ति, मतलब भगवान की मूर्ति, अगर कोई पैसे कमाए जा रहे हैं उसके थ्रू भी, तो उस पैसे के ऊपर जो व्यक्ति उस पैसे को ले रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके ऊपर वो टैक्स भी भरे। इसी के साथ साथ आप देखते होंगे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, खाटू श्याम जी ट्रस्ट, सांवरिया सेठ ट्रस्ट, ये सब अगर पैसे कमाते हैं तो इनको टैक्स देना पड़ता है। ये इनको चैरिटेबल ट्रस्ट बोला जाता है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट में आते हैं बेटा ये। इनका इनकम और टैक्स कैसे निकलता है ये आप फाइनल में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, फाइनल में है इनका असेसमेंट, इनका इनकम निकालने का तरीका यहां पर नहीं है। तो इस वजह से बेटा यहां पर जोड़ा गया डीटीज, मूर्तियां, या फिर इसके साथ साथ मैं बोल दूं टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, ये सभी इनकम कमाते हैं, तो ये सब इसके अंदर आएंगे, यहां पर आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं बेटा। ऑन दी अदर हैंड एक वर्ड और है बेटा, जुडिशियल पर्सन। जुडिशियल पर्सन क्या होता है, लिक्विडेटर, जैसे मैंने नाम लिखा, देखो बेटा होता क्या है। ये कोई कंपनी है मान लीजिए, ये कंपनी क्या हो रही है बेटा, लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है ये कंपनी। कंपनी जो खत्म होती है ना उसको बोलते हैं लिक्विडेट होना, और इसको जो लिक्विडेट करवाता है उसको बोलते हैं लिक्विडेटर।
अब जब कोई कंपनी खत्म होती है या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो होता क्या है कि असेट सेल होती है। असेट सेल से जो पैसा आता है फिर उनसे लाइबिलिटी का पेमेंट होता है। लेकिन बेटा पता है, असेट सेल कर रहे हो तो इनकम भी तो कमा रहे हो, असेट सेल करना इज अर्निंग इनकम। तो असेट सेल करने पर इनकम टैक्स लगता है, आगे अपन पढ़ेंगे बेटा, जो इनकम कमाओगे उसके ऊपर। तो अब इस पे टैक्स कौन दे? कंपनी बोल रही है मैं तो खत्म हो रही हूं, मेरे से कहां से टैक्स लोगे, मैं तो खत्म हो गई भी, लिक्विडेट हो रही हूं। तो ये तो समस्या आ गई भाई, यहां पर एक इनकम कमाने का काम हो रहा है और टैक्स देने वाला नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? लिक्विडेटर को दे दी गई। बोला लिक्विडेटर भाई तुम टैक्स जमा कराओगे इसके ऊपर। तो फिर इस केस में जो है वो लिक्विडेटर को यहां पर जिम्मेदारी दी गई। एक बार जल्दी से बेटा बताइए, ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का? यस और नो? इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी बेटा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। जुडिशियल पर्सन बेटा क्या होता है कि जब भी कोई फर्म कंपनी वगैरह खत्म हो रही होती है, बंद हो रही है, मान लो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो क्या होता है डिसोल्यूशन के टाइम पर? डिसोल्यूशन के टाइम पर उसकी सारी की सारी असेट को सेल किया जाता है, और सेल करके जो पैसा आता है फिर उनसे लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। तो ये असेट सेल करना और लाइबिलिटीज का पेमेंट करने का काम करता कौन है? लिक्विडेटर करता है। एक व्यक्ति है, ये जॉब होती है लिक्विडेटर। आप भी बन सकते हैं लिक्विडेटर बाद में, सीएमए बनने के बाद। लिक्विडेटर ये काम करता है। तो अब मान लो किसी कंपनी की असेट्स बेची गई, वीडियोकॉन कंपनी है मान लो, बंद हो रही है, अब उसकी असेट बेच के कोई पैसा आया। अब ये जो पैसा आया ना असेट बेच के, इस पे टैक्स देना पड़ता है हमको, क्योंकि इनकम कमा रहे हैं ना असेट बेच के। तो इस पे टैक्स कौन देगा? कंपनी तो दे ही नहीं सकती, कंपनी तो खत्म हो रही है। तो अब किस पर जिम्मेदारी डाले? जिम्मेदारी डाली गई लिक्विडेटर पर, जो असेट बेचने और लाइबिलिटीज का पेमेंट करने का काम कर रहा है। उसको बोला जाता है बेटा लिक्विडेटर, और उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा कंपनी का। यस बेटा, बताइए बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? सभी लोग एक बार मुझे बता देंगे बेटा, ताकि अपन आगे बढ़ जाए। अभी तक मेरे पास सबके नहीं आए, मतलब कोई डाउट है? बताओ बेटा। जिसका नहीं आया है वो बताओ फिर डाउट, क्या डाउट है? देखो बेटा, एओपी को समझते हैं। एओपी का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने टोटल 6 पर्सनैलिटी पढ़ ली, एओपी बीओई के अलावा, है ना, टोटल 7 है। इनमें से अब कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लो, जैसे ये एक कंपनी और एक फर्म मिलके एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, जिसको अपन बोलते हैं एक तरीके से। इस बिजनेस फॉर्म को क्या बोलेंगे? एओपी बोलेंगे। हुआ क्या कि एक फर्म ने और एक इंडिविजुअल ने एक साथ मिलके जॉइंट वेंचर करा, इस बिजनेस फॉर्म को क्या बोलेंगे? एओपी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी एओपी बोलेंगे। लेकिन ये ह्यूमन बींग्स मिल गया और एक फर्म मिल गई, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी एओपी बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स ही है ओनली, कोई कंपनी नहीं, कोई फर्म नहीं, इंडिविजुअल्स हैं ओनली। इंडिविजुअल्स मिलके दो ही बिजनेस फॉर्म बना सकते हैं। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इनको अपन बीओआई बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये रजिस्टर्ड हो गए हैं तो इनको पार्टनरशिप फर्म बोला जाए। तो ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल्स मिलके एक साथ मिल गए, कोई 3-4 लोग ह्यूमन बींग है चारों। तो अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इनको बीओआई बोलेंगे, रजिस्टर्ड करा लिया तो फर्म बोलेंगे। पहली बात तो ये। अब इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ का कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल प्लस फर्म का, फर्म प्लस एचयूएफ का, मतलब इंडिविजुअल्स के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? एओपी होते हैं। एक फर्म मिल गई और एक एचयूएफ मिल गई, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? एओपी बोलेंगे। इसको बोलते हैं बेटा एओपी। बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं एओपी की बात, यस और नो? या उसमें कोई सवाल अभी भी आपका? तो बेटा ये थी पर्सन की डेफिनेशन, ये थी अपनी पर्सन की डेफिनेशन। काफी डिटेल और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। हमने एक एक पर्सन को डिटेल में समझा है, ताकि आगे जाकर के हमको कोई प्रॉब्लम ना आए और हम डिटेल में इसका आंसर दे पाए कि आखिर पर्सन का मीनिंग क्या होता है। अब इन लोगों में से अगर कोई भी इनकम कमाता है ना बेटा, तो उनको टैक्स देना पड़ता है।
आगे अपन पढ़ेंगे इनकी टैक्स की रेट्स, तो इसी चैप्टर में अपन पढ़ लेंगे बेटा। जॉइंट वेंचर भी एओपी में आएगा क्या बेटा? जॉइंट वेंचर कौन कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। जैसे दो इंडिविजुअल्स वो कर रहे हैं तो वो तो बीओआई होंगे, लेकिन एक कंपनी और एक फर्म जॉइंट वेंचर कर रही है तो किस में होंगे? फिर वो एओपी होंगे। तो जॉइंट वेंचर एओपी बन सकता है, बीओआई बन सकता है और फर्म बन सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। कैसे? दो इंडिविजुअल मिले, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बीओआई, दो इंडिविजुअल मिले, रजिस्ट्रेशन करा लिया, पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म और एक कंपनी मिली, एओपी बन जाए। ठीक है बेटा, तो तीन पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि आप कैसे और कौन आकर के मिल रहा है उसमें। जॉइंट वेंचर भी यहीं पर आता है और जॉइंट वेंचर आगे भी डिटेल में अपने आने वाला है। ये जॉइंट वेंचर ही तो है, जब दो तीन लोग मिल जाए उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं बेटा। दो लोग एक साथ जहां मिल गए उसको दूसरे शब्दों में जॉइंट वेंचर बोला जाता है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। चलिए बेटा, तो इस क्लास में अपन इतना ही करते हैं। पर्सन को अपन ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बेटा आगे अब टैक्स रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अपन उसके पास में आ चुके हैं। टैक्स निकालना सिखाने वाला हूं मैं आपको बहुत जल्द। चलिए, तो आज की क्लास में अपन रखेंगे इतना ही। मिलते हैं बेटा अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।